Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will discuss the remaining numerical problems. So, let us start from problem number 7. Now, problem number 7 says, if 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is minus 12 volt to another place where the potential is V, calculate the value of V, right? Now क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, से एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो वर्डन हुआ है वो है इतना 280 जूल्स, और जहां से ले जाया गया है वो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है V1, राइट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस 12 वोल्ट्स, और जहां पर लेकर आया गया है इनसाइड अ फील्ड उस पॉइंट का पोटेंशियल है V2. लेट मी कॉल इट V. V2 इज इक्वल टू V which is unknown, right? और जिस चार्ज के ऊपर ये वर्डन किया है, in order to move it from a point of potential this to the point of potential this, उस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो है ये, right? Now all you have to do is to find the final value of the potential जहां पर चार्ज को लेकर आया गया है. ठीक है dear students? So we know that work done is actually equal to the product of the charge and the potential difference. चार्ज की वैल्यू आपके पास 2. Potential difference is always equal to the final point minus initial point. So आपके पास क्या हो जाएगा? 2 को आप डिवाइड करो, इधर 140 आ जाएगा, एंड यहाँ पर V2 माइनस अपनी जगह पर, एंड V1 इज इक्वल टू माइनस 12, तो इट विल बी माइनस 12, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, राइट? फिर आप 12 को इस साइड पे ले आओ, सो इट विल बी V2 इज इक्वल टू 140 माइनस 12, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 128 वोल्ट्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो वर्क डन किया गया ताकि मूव किया जा सके इसे from a point of potential of this much value to the point of potential of this much value. Now this much value जो है वो कितनी है? वो है 128 volts. Now dear students, let us move on to problem number 8. Now problem number 8 is very simple, so it is going to be your homework. And problem number 8 says, calculate the electric potential at the surface of a silver nucleus having a radius of this much. मतलब रेडियाई की वैल्यू आपको दी गई है, right? The atomic number of silver is 47 and the charge on a proton is this much. So इसका मतलब ये है कि आपको Q की वैल्यू भी दी गई है, that is 47 multiply by the fundamental value of charge, जो कि न्यूक्लियस के अंदर हर एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू 1e है, और उसके अंदर 47 आपके पास क्या है? प्रोटॉन्स है. सो चार्ज की भी वैल्यू दी गई है और K की वैल्यू आपको ऑलरेडी से पता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द पोटेंशियल. सही है जी? सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. Now let us move on to problem number 9. Problem number 9, dear students, says the electric field at a point due to a point charge is 26 Newton per coulomb and the electric potential at that point is 13 joule per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and magnitude of the charge. So आपको क्या दिया गया है कि फील्ड के अंदर एक पॉइंट है जहां पर फील्ड की शिद्दत इतनी है और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये है, राइट? सो ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये वैल्यूज है. वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम अ चार्ज, और फिर उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, सिंस वी नो फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V by R. नाउ चूंकि हमें फासला मालूम करना है, इसको इधर ले आए और E को उधर ले जाए. सो R इज इक्वल टू V by E. सो आपको V भी दिया गया है और E भी दिया गया है, राइट? सो 13 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू R. सो आपके पास एक आंसर निकल आया, दैट इज R, राइट डियर स्टूडेंट्स? अब चूंकि आपको R पता चल गया है, राइट, और अब आपने चार्ज को मालूम करना है, सो आप पोटेंशियल का इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, दैट इज V इज इक्वल टू KQ बाय R. अगर आप देख लो आपको V की वैल्यू पता है, राइट? आपको R की वैल्यू पता चल गई और K की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू अरेंज द इक्वेशन फॉर Q, राइट? सो आपने Q के लिए इक्वेशन को अरेंज किया और आपने वैल्यूज पुट की और आपके पास चार्ज की वैल्यू ये निकल आई. एंड बाय द वे आप चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, दैट विल बी KQ बाय R स्क्वायर. R की जगह सिर्फ यहां पर R स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मजीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. Now dear students, let us discuss problem number 10. Now problem number 10 says 2 point charges of 8 microcoulomb and minus 4
microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in the air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Now dear students, आपके पास दो charges हैं. One is plus 8 microcoulomb यानी positive है. The other one is minus 4 microcoulomb यानी negative है. और दोनों के दरमियान जो फासला है यहां से लेकर यहां तक वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर. Now all you have to do is to find a point on the line that joins them, right? वो पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. एंड डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, लेट मी से इट अगेन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होता है बिल्कुल राइट एट इट्स सेंटर ऑन द लाइन, जहां पर जो उन दोनों को ज्वाइन करता है उनके बिल्कुल सेंटर पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी. लेकिन यहां पर ये दोनों चार्जेस अपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है. अगर यहां पर ये इक्वल चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर Q2 इज इक्वल टू -8 माइक्रोकूलम होता तो स्ट्रेट अवे हम कह देते कि ये वो पॉइंट है बिल्कुल दरमियान वाला, राइट, जहां पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी. लेकिन चूंकि ये -4 है -8 की जगह, सो अगर ये -4 है और ये 8 है, सो इस की पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होंगी और इसकी पोटेंशियल की वैल्यूज कम होगी. सो वो जो पॉइंट था जो सेंटर में होना था, अगर तो दोनों इक्वल होते एंड अपोजिट भी, सो वो पॉइंट अब थोड़ा सा पुश होगा टुवर्ड्स दिस चार्ज. ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स? सो वी डू नो कि दिस पॉइंट विल बी क्लोजर टू Q2 एंड विल बी फार्दर अवे फ्रॉम Q1 बिकॉज यहां पर आपको पोटेंशियल की ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी और यहां पर कम मिलेंगी. अब उस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है कि वो इससे कितनी दूरी पर है और वो इससे कितनी दूरी पर है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो लेट मी कॉल दैट पॉइंट P, जो कि लाई कर रहा है ऑन द लाइन दैट जॉइंस द टू अपोजिट चार्जेस. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? नाउ सिंस वी नो कि इसके ऊपर टोटल पोटेंशियल 0 है. नाउ टोटल पोटेंशियल 0 होने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी V1 प्लस इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी V2. इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर V1 को और V2 को ऐड करूं सो मुझे रिजल्ट जब V नेट मिलेगा वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो नाउ V नेट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2. सो V नेट की जगह मैं 0 पुट कर लूंगा एट पॉइंट P. V1 विल बी इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स अगर मैं P का फासला Q2 से X कंसिडर कर लूं, सो इसी पॉइंट का फासला यहां से कितना हो जाता है? यहां से हो जाता है 10 माइनस x, बिकॉज एज अ होल यहां से लेकर यहां तक फासला 10 है. सो अगर ये x है तो ये कितना हुआ? 10 माइनस x. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और चूंकि V1 इज द पोटेंशियल ड्यू ऑफ द एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, सो V1 इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का यहां से जो फासला है इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय x. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? 10 माइनस x आई शुड से, प्लस V2 की जगह आपने क्या लिख देना है? इट विल बी K Q2 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का यहां से जो फासला है इट विल बी x. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब आप क्या कर लो, इसको इस साइड पे ले आओ. सो आपके पास यहां पर प्लस है तो इस साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा. फिर अब आप वैल्यूज पुट कर लो, बल्कि डायरेक्टली आप K और K को कैंसिल कर सकते हो और Q2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो. तो जब आप Q2 की जगह वैल्यू पुट करोगे इट विल बी -4 माइक्रोकूलम. सो माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो जाएंगे. ठीक है जी? सो 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 यानी कि 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू Q1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो और डिवाइडेड बाय 10 माइनस x. अब आपने क्या करना है? 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -6 को भी कैंसिल कर सकते हो और आपके पास ये चीज आ जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आपके पास आखिर में x की वैल्यू निकल आनी है दैट इज 3.3 मीटर्स. इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल ने 0 होना है, नेट पोटेंशियल ने, वो एक्चुअली Q2 से कितने फासले पर है? 3.3 मीटर्स. सो अगर Q2 से वो 3.3 मीटर्स के फासले पर है, राइट, सो Q1 से वो कितने फासले पर हुआ? इट विल बी 10 माइनस x. तो इसका मतलब है कि इट विल बी 6.7 मीटर्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द Q1. सो दिस वाज द आंसर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मजीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम आते हैं इसकी तरफ, इस बोर्ड की इस साइड की तरफ. सो प्रॉब्लम नंबर 12 को अब डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 12 सेज two capacitors of capacitances 4 microfarad and 8 microfarad are first connected A in series and then in parallel. In each case, external source of voltage is 200 volts.
Calculate in each case the total capacitance, potential drop across each capacitor and the charge on each capacitor. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कैपेसिटर के ऊपर आपके बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और उनके अंदर से मैंने 3 ऐसे प्रॉब्लम्स चुने हैं जो कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं. सो उनमें से पहला ये है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 कैपेसिटर्स दिए गए हैं, C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, और दोनों ही कनेक्टेड हैं एक ऐसे वोल्टेज सोर्स के साथ जो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस फराहम करता है, 200 वोल्ट्स. अब यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है जो कि आपको नजर आ रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर 1 C इक्विवेलेंट, फिर नंबर 2 कि इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज आएगा, राइट. फिर नंबर 3 कि यहां पर कितना वोल्टेज स्टोर होगा और यहां पर कितना वोल्टेज होगा, यानी कि V1 एंड V2. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और फिर हमें क्या करना है कि इन्हीं 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और यही तमाम चीजें हमने पैरेलल के लिए भी करनी है. इसका मतलब यह है कि रिक्वायर्ड में हमारे पास 10 चीजें हैं. ये 5 जो रिक्वायर्ड है ये हमने सीरीज के लिए भी करने हैं, और यही 5 फिर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी करने हैं. तो सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर. नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे C इक्विवेलेंट को. सो C इक्विवेलेंट फॉर द सीरीज इज एक्चुअली C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2. जब आप इधर वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो C इक्विवेलेंट आएगा वो ये आएगा. सो एक चीज हमने फाइंड आउट करनी, राइट डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ सीरीज. अब हम फाइंड आउट करेंगे चार्ज. नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है कि एक कैपेसिटर पे जितना चार्ज होगा दूसरे पे भी उतना ही चार्ज होगा, बल्कि सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स आप कनेक्ट करते हो सारे पे चार्ज सेम होता है. सो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी C इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वोल्टेज. नाउ C इक्विवेलेंट इज दिस, और जो वोल्टेज फराहम किया गया है वो आपके पास टोटल वोल्टेज इतना है, राइट. सो आप क्या वैल्यूज पुट कर लो, आपके पास जो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वो होगी इतनी. और सिंस ये चार्ज की वैल्यू है, सो Q1 के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, Q2 के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा. सो आपके पास Q1 और Q2 भी क्या हो गए हैं, मालूम हो गए हैं. अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने कहा था कि सेम हो भी सकता है दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस, और सेम नहीं भी हो सकता. सेम कब होगा, जब आपके पास यहां पर दोनों कैपेसिटेंसेस की वैल्यू सेम हो, लेकिन चूंकि सेम नहीं है सो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं होगा. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि V1 विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय C1. आप Q और C1 की वैल्यू पुट करो. Q आपको वैसे ही पता चल गया है और C1 जो है वो आपको दिया गया है. सो आपके पास जो V1 के क्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा 133 वोल्ट्स, यानी कि यहां पर इट विल बी 133 वोल्ट्स. अब अगर यहां पर 133 वोल्ट्स है और इस पॉइंट के दरमियान टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान क्या होगा, इट विल बी 200 माइनस 133. सो दैट विल बी ऑलमोस्ट 66.5 समथिंग. सो आप यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी 66.5, और या फिर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो Q डिवाइडेड बाय C2. C1 की जगह आपने क्या पुट करना है, C2. सो दिस वाज फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने यही 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट करने हैं इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यही तमाम चीजें अब हमने फाइंड आउट करनी है पैरेलल के लिए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो अब आप देख लें, दिस विल बी C1, दिस विल बी C2, राइट. सो अब यहां पर हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल इज सिंपल एडिशन, सो इट विल बी 12 माइक्रोफैराड, बिकॉज आपके पास क्या हो जाएगा कि इट वाज एक्चुअली 4 माइक्रोफैराड एंड दिस वाज एक्चुअली इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड. सो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12. सो आपके पास एक चीज फाइंड आउट हो गई. अब हमने फाइंड आउट करना है किस चीज को, चार्जेस को, लेकिन चार्जेस को पहले से फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेजेस को फाइंड आउट करेंगे. क्यों, बिकॉज हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है. सो हमें पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 200 वोल्ट्स, और जो 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है वो भी इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है, तो यहां पर भी 200 वोल्ट्स, यहां पर भी 200 वोल्ट्स. सो विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशंस हम सिंपल कह देंगे कि सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो V1 और V2 यानी कैपेसिटर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे वो एग्जैक्टली बराबर होंगे जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी 200 वोल्ट्स. सो आपको V1 और V2 भी फाइंड आउट हो गए हैं, यानी V1 एंड V2. अब इंडिविजुअल चार्जेस को फाइंड आउट करते हैं हर एक कैपेसिटर के ऊपर. सो Q1 विल बी इक्वल टू C1 into V, बिकॉज वोल्टेजेस तो सेम है, तो C1 इज 4 माइक्रो फैराड एंड वोल्टेज इज 200. सो आपके पास Q1 की वैल्यू ये आ गई, और सिमिलरली Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, C2 into V. Now C2 is 8 microcoulomb, right? 8 microfarad, I beg your pardon, and voltage is 200 again. So आपके पास जो चार्ज आ जाएगा वो होगा 160 माइक्रोकूलम.
सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 12. अब मजीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. Now dear students, let us discuss problem number 14. Now problem number 14 आपसे क्या कहता है कि if C1 is equal to 14 microfarad, C2 is equal to 20 microfarad and C3 is equal to 12 microfarad. ठीक है dear students? And the insulated plate of C1 be at the potential of 100 volts. One plate of C3 being earthed. ठीक है जी. Now earth क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ. What is the potential difference between the plates of C2, 3 capacitors being connected in a series. So, given data क्या है कि आपको 3 कैपेसिटर्स दिए गए हैं जो कि वैल्यूज आपके सामने लिख की गई हैं. एक कैपेसिटर जो कि C1 है उसको कनेक्ट किया गया यहां पर 100 वोल्ट की पोटेंशियल के साथ, और जो C3 है उसका जो एक प्लेट है वो कनेक्ट किया गया है यहां पर 0 वोल्ट के साथ. दिस इज कॉल्ड अर्थ. अर्थ मींस 0 वोल्ट बिकॉज अर्थ इज टेकन एट अ 0 पोटेंशियल. ठीक है जी. और दरमियान में एक कैपेसिटर दैट इज C2, राइट. हमने क्या करना है, हमने C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है कि यहां पर और यहां पर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो हमने फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या कर लो कि इन तीनों कैपेसिटर्स का क्या कर लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लो. अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इससे नहीं घबराना कि ये क्या है. सिंपल, आपको ऐसे ही लगना चाहिए जैसे कि आपने इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और जो बैटरी सोर्स आपने लगाई है वो कितनी है, वो है 100 वोल्ट्स, राइट. बिकॉज देखें यहां पर आप 100 वोल्ट्स और दूसरा साइड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वो कनेक्टेड है 0 वोल्ट के साथ. सो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हुआ, 100 वोल्ट्स. सो इट्स एग्जैक्टली लाइक द सिचुएशन कि आपने इन 3 कैपेसिटर्स को एक ऐसी बैटरी के साथ लगाया है जो कि 100 वोल्ट्स क्या कर रहा है, फराहम कर रहा है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लो, रिक्वायर्ड आपके पास V2 है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इन तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो. सो इक्विवेलेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आती है, दैट इज 4.88 माइक्रोफेराड, और चूंकि सीरीज है तो सीरीज में हमारे पास फार्मूला ये आ जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो आपके पास इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है ये वाला, दैट इज 4.88 माइक्रोफेराड. अब यहां पर चूंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से अप्लाई हो रहा है, 100, राइट, और सी इक्विवेलेंट इतना आ गया आपके पास. सो अब आप चार्ज को फाइंड आउट कर लो कि टोटल चार्ज यहां पर एज अ होल कितना स्टोर हो रहा है. सो चार्ज आपको पता है सीरीज में सारों पे ऊपर सेम स्टोर होगा, तो अगर एक मर्तबा मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं सो C1 पे भी इतना ही चार्ज होगा, C2 पे भी इतना ही चार्ज होगा, C3 पे भी उतना ही चार्ज होगा. सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.88 माइक्रोफेराड, वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स, आपके पास चार्ज आ गया. Now this charge is actually equal to the charge on 1 is equal to charge on 2 is equal to charge on 3 is equal to the total charge. Right dear students? So इसका मतलब ये है कि अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जिसे मैं V2 कहता हूं, वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू Q is equal to CV. That will be Q जो यहां पर चार्ज स्टोर है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट, डिवाइडेड बाय C2 जो कि आपको दिया गया है. So all you have to do is to put the values 488 माइक्रोकूलम divided by 20 माइक्रोफेराड, और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 24.4 वोल्ट्स. इसका मतलब है यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो होगा 24.4 वोल्ट्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 15. नाउ प्रॉब्लम नंबर 15 अगर आप देख लें, सो डेटा आपके पास दिया गया है, राइट. एक सर्किट आपको दिया गया है जिसमें आपको 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हुए नजर आ रहे हैं. उनमें से 2 जो है वो आपस में पैरेलल में है और उन पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक एज अ होल सीरीज में है. नाउ आपकी वैल्यूज दी गई हैं जो कि यहां पर मैंने ऑलरेडी गिवन डेटा में लिखी है. ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट व्हाट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस C3. दिस इज रिक्वायर्ड. सो लेट मी राइट इट. रिक्वायर्ड Q3 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, यानी कि Q3 हमें जो है वो फाइंड आउट करना है. अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. नाउ ये दोनों आपके पास किस चीज में है, सीरीज पैरेलल में है, राइट. सो जब हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे सो इट विल बी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7 माइक्रोफेराड. सो मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया बाय अ सिंगल कैपेसिटर दैट इज 7 माइक्रोफेराड, राइट डियर स्टूडेंट. अब हमने इन दोनों का भी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. सो जब इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि सीरीज में है सो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको मैं C इक्विवेलेंट डैश कह देता हूं ताकि आप इस C इक्विवेलेंट को और इन दोनों से आने वाला नया C इक्विवेलेंट जो है उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सको. सो C इक्विवेलेंट डैश विल बी इक्वल टू C1 इनटू C इक्विवेलेंट.
डिवाइड बाय C1 प्लस C इक्विवेलेंट। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां पर मैं इन दोनों को इस तरह बॉक्स कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यू टू दीज टू, देन दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट, राइट, मतलब इसका और इसका। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैंने टोटल चार्ज मालूम करना है। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज। सो वोल्टेज इतना है, सो आपके पास टोटल चार्ज आ गया। अब यहां पर मतलब यह है कि जो टोटल चार्ज स्टोर हुआ है वो है इतना, और ये जो चार्ज स्टोर हुआ है ये बराबर होगा इसके ऊपर जितना चार्ज है और इसके ऊपर जितना चार्ज है, बिकॉज ये इक्विवेलेंट आया है इन दोनों की कॉम्बिनेशन से और वो सीरीज है। सो यहां पर जो चार्ज होगा यहां पर भी उतना ही होगा और यहां पर एज अ होल भी उतना ही होगा। सो ये तो हमें पता चल गया, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस वाले साइड पे, बिकॉज जिसके ऊपर मैं चार्ज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसकी ये इक्विवेलेंट जो है ये इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आता है। सो यहां पर जो एज अ होल चार्ज स्टोर हुआ है यहां पर वो बराबर है एक्चुअली किसके, इसके, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको एज अ होल चार्ज का पता चल गया है, राइट, और इसके अक्रॉस मुझे चार्ज को फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इट विल बी दिस चार्ज डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट जो है वो इस पार्ट का लगेगा। सो सी इक्विवेलेंट कितना है, दैट इज 7 माइक्रोफैराड। सो 12.6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोफैराड, माइक्रो माइक्रो कैंसल। सो आपके पास 6 वोल्ट में से जो 1.8 वोल्ट है वो ए और बी के दरमियान आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q3 इज एक्चुअली इक्वल टू 1.8 वोल्ट्स। सो अब चार्ज को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट विल बी Q3 इज इक्वल टू C3 इनटू V, राइट। सो दैट इज 5 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाय 1.8 और आपके पास आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और कैपेसिटर्स पे हमने सिर्फ वो प्रॉब्लम्स किए जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे और जो कि तमाम आपकी क्वेश्चंस को या आपकी शक्कों को शुबहात को एड्रेस करते हैं। आई बिलीव आपको आज के न्यूमेरिकल्स की सोल्यूशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।